हेलो बच्चों, मेरा नाम है हर्षित सिन्हा और मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने बैच जीत बैच के अंदर, जिसमें आज हम लोग कर रहे हैं बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 6। तो आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस और इंट्रो टू मॉड्यूलस। क्या ये रिलेशनल फंक्शन चल रहा है? जी नहीं। ये सब चीज़ें मैं बच्चों को मैंने फंसते देखा है, इसलिए एक वीडियो इनके ऊपर ले आया है। मॉड्यूलस फंक्शंस बहुत लंबा चीज़ है, ठीक है। ये मॉड्यूलस फंक्शंस आज के दिन में तो कवर नहीं होगा, लेकिन हाँ ऊपर के दो टॉपिक्स अभी के टाइम पे कवर हो जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के आज के लेक्चर में क्या कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा? नहीं, ठीक है। अगर तब भी मुझे अगर कुछ क्वेश्चन लाने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ले आऊँगा वीडियो के बीच में, ठीक है। तो चलिए अब हेडिंग डालिए। हेडिंग डालिए हेडिंग डालिए। चलिए पहले तो आप लोग डालिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, ठीक है। आगे के चैप्टर्स में आने वाले ये टॉपिक्स बहुत यूज़ होने वाले हैं। इसमें अधिकतर बच्चे मतलब फंसते हैं, क्योंकि आप लोग ये 2 से 3 बार देख लेंगे। एक तो अभी, ठीक है, अगर आप लोग 11th में प्रैक्टिस करेंगे तब, ठीक है। जब मैं रिलेशन फंक्शन प्रॉपर बैच का पढ़ाऊँगा तब। चौथा, जब आप लोग 12th स्टार्ट करेंगे तब भी मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस है। तो आप लोग का 3 से 4 बार ये चीज़ रिवाइज हो जाएगा, तो आप लोग भूल नहीं पाएंगे। और इस सब चीज़ को मिस नहीं कीजिएगा। लेक्चर का बैकलॉग आपका आने वाले आगे के टॉपिक्स के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा बड़ा लेक्चर्स में लेता भी नहीं हूँ, तो आप लोग उसे आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस क्या कहता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस कुछ इस तरीके से लिखा रहता है। किस तरीके से लिखा रहेगा? ये 2 डिब्बा के अंदर, ठीक है। ये 2 डिब्बा किसको रिप्रेजेंट्स करता है? रिप्रेजेंट्स। और जिस तरीके से मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसी तरीके से आपको क्वेश्चन में भी लिखा रहेगा। वेयर ये डिब्बा जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का सीधा सा मतलब है एक्स के लेफ्ट साइड वाले इंटीजर। एक्स के लेफ्ट साइड वाले एक्स के लेफ्ट साइड वाले इंटीजर्स, ठीक है। एक्स जो भी नंबर होगा उसका लेफ्ट साइड वाला इंटीजर उसका आंसर होगा, ठीक है। कहने का मतलब है आप लोग को ग्राफ से अच्छे समझ में आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन थोड़ा लेंदी टॉपिक है, ठीक है। आप लोग इसे सिर्फ सुनते रहिए। जिस तरीके से समझा रहा हूँ मुझे नहीं लगता कि कुछ छूटना चाहिए इसमें। ये मान लीजिए उसका एक ग्राफ, मतलब एक रैंडम ग्राफ ड्रॉ करने का कोशिश कर रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का। तो मतलब ये ग्राफ कहता है कि ये हो गया मेरा .0, ये हो गया 1, ये हो गया हमारा .1 2 3, 1 2 3, ठीक है। डॉट 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 ये आगे चलते जाएगा। ये हो गया हमारा -1 -2 -3, ठीक है। और डॉट 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 ये आगे और चलते जाएगा, ठीक है। सिर्फ एक्स एक्सिस पे बात कर रहे हैं, ठीक है। वो वाई एक्सिस को अभी हम लोग रैंडमली मतलब लेके चल रहे हैं। तो देखिएगा कि मतलब इसका ग्राफ किस तरीके से बनता है। इसका ग्राफ बनाने के लिए हम लोग सिंपली यहाँ से डॉटेड लाइन उठाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से डॉटेड लाइन उठाएंगे, स्केल पे जाएंगे, स्केल को थोड़ा छोटा करेंगे। ये हो गया 1 पॉइंट।
ये हो गया 2 पॉइंट, ये हो गया 3 पॉइंट, ठीक है। ये हो गया -1 पॉइंट, ठीक है। ये हो गया -2 पॉइंट, ये हो गया -3 पॉइंट, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें किस तरीके से करेंगे, अब हम लोग इस तरीके से करेंगे कि 0 पे क्लोज, ठीक है, और 1 पे ओपन, ठीक है। उसके बाद 1 पे क्लोज, ठीक है, और फिर 2 पे ओपन, उसके बाद 3 पे क्लोज, उसके बाद 2 पे क्लोज और 3 पे ओपन। थोड़ा अगर कुछ बैकग्राउंड आवाज़ आ रहा होगा तो उसे आप लोग इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। उसी तरीके से आगे भी 3 पे क्लोज और 4 पे ओपन, और जस्ट रैंडमली आगे चलते जाएगा। ठीक उसी तरीके से इधर भी -1 पे क्लोज, ठीक है, इधर ऐसे ये कुछ इस तरीके से ग्राफ बनते जाएंगे, ठीक है। ये ग्राफ हो गया हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का। तो आप लोग देख रहे हैं कि जरा जरा इस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिएगा। पेंसिल कहाँ गया हमारा, इस चीज़ को जरा ऑब्जर्व कीजिएगा कि इस वाले पॉइंट पे ओपन है और इस वाले पॉइंट पे हमारा क्लोज है, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच में कितने नंबर्स है, आप लोग जरा ये बताइए। 0 से 1 के बीच में कितने नंबर है, 0 से 1 के बीच में इन्फिनाइट नंबर है। तो इनमें से अगर किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पूछा गया तो उसका आंसर क्या आएगा, मतलब उसके लेफ्ट साइड वाला, ठीक है। ठीक उसी तरीके से 1 या 2 के बीच में कोई नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पूछा गया, उसका आंसर कितना आएगा 1, क्योंकि उसके लेफ्ट साइड में 1 ही है और 2 पे ओपन लगा हुआ इसीलिए, ठीक है। तो ये ग्राफ आपको वही बताता है। अगर मान लीजिए कि देखिएगा, अब अगर पॉजिटिव नंबर के लिए एक छोटा नंबर आता है, ठीक है, अब पॉजिटिव नंबर के लिए लेफ्ट साइड वाला नंबर आता है, लेकिन नेगेटिव नंबर के लिए मतलब उस नंबर से बड़ा नंबर आएगा। मतलब नेगेटिव में तो अगर नंबर के हिसाब से देखेंगे तो वो छोटा होगा, जैसे कि आप -1.67 ले लीजिए। -1.67 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इधर देखिएगा, -1.67। अब इधर देखिए, अगर जैसे हमसे -1.67 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पूछा जाए तो उसका वैल्यू कितना आएगा, ठीक है। -1.67 हमारा कुछ यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। -1.67 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसके लेफ्ट साइड वाला यानी कि -2 आएगा, जबकि यहाँ अगर पॉजिटिव 1.67 का पूछे जाता तो 1 आता, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये रहा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जवाब, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए कुछ रैंडम क्वेश्चन से ले लेते हैं। अब PYQs भी इस पे है, लेकिन अभी आप उतना काबिल नहीं है कि उसके PYQs लगा सके, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस में बहुत सारे चैप्टर्स में का सवाल मिला कर आ सकता है, ठीक है। जैसे कि एक मल्टी फंक्शंस वाला लिमिट्स में यूज़ होता है, वो मत आ सकता है। तो वो सब अभी आप लोग नहीं कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ कुछ रैंडम सवाल मैं खुद बना देता हूँ। आप पेंसिल रखिए, 1.67 ही पूछ लेते हैं, ठीक है। -3.6 -4.2, ठीक है, 4.2, और क्या ले लें 22/7, 22/7, ठीक है। और फिर मतलब 22/7 367.9, ठीक है, 390 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, x² प्लस x² -x प्लस 2, ठीक है। x² -x प्लस 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस बताइए, ठीक है। और उसी तरीके से और किसका किसका बता सकते हैं, x² -5x प्लस 6, ठीक है, x² प्लस 6x, ठीक है, x² प्लस 6x प्लस 5। तो चलिए अब इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस बताइए।
चलिए मैं 5 तक काउंट करता हूँ, पहले आप ट्राई कीजिएगा, उसके बाद मैं बताता हूँ। 1 2 3 4 5। तो चलिए अब मेरी टर्न आ गई। 1.67 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस कितना होगा? 1। ठीक है, ग्राफ में एनालाइज करते जाइएगा। 1.67 मेरा कुछ यहाँ लाई करेगा, ठीक है। अब 1.67 यहाँ लाई करेगा तो उसका लेफ्ट साइड वाला इंटीजर कौन हुआ? 1 ही हुआ, ठीक है। और -3.6 का -4, -4.2 का -5। आप लोग ग्राफ कॉपी में बनाए होंगे, आप लोग वहाँ से देखते जाइए, मैं सब चीज़ एनालाइज नहीं करा सकता। और 4.2 का 4 और 22/7 का मान कितना होता है? अच्छा इसको इस पे आ रहा हूँ। 367.9 का 367, ठीक है। 390 का अगर अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर इंटीजर ही दे दिया है तो वो मतलब वैसे ही खुल जाएगा, ठीक है। और कुछ मतलब यहाँ पे तो यहाँ पे और कुछ हम लोग क्या कर सकते हैं? 22/7 22/7 कितना होता है? 3.14 3.14। ये किसके बराबर है? 3.14 के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के। 3.14 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस किसके बराबर? 3.14 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस कितना हुआ? 3, ठीक है। अब इधर देखिए, x² - x+2 को अब हम लोग यहाँ देखते हैं। x² - x+2 इसको अपने से 0 के बराबर रख लीजिए, ठीक है। x² - x+2 को 0 के बराबर रख लीजिए जी। तो अब हमको देखना यह है कि ये पॉजिटिव हो गई या नेगेटिव। तो मतलब सीधा से हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। x² - 2x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x - 2 एक और सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। एक सीधा सा जुगाड़ कर लीजिएगा क्योंकि फैक्टराइज नहीं हो रहा है। आप माइनस माइनस कर लीजिएगा दोनों जगह, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 x - 2, ठीक है। प्लस ही 1 रहने दीजिए, +1 x - 2 और ये भी x - 2 ही है। तो ये हो जाएगा x + 1 और x - 2, ठीक है। और बराबर 0। तो इसका 2 रूट्स आ जाएगा, x बराबर 2 और x बराबर 1। तो अब इसका यहाँ 2 आंसर आएगा। एक तो आ जाएगा 2, एक आ जाएगा 1, ठीक है। उसी तरीके से x² - 5x + 6 का कितना कितना आंसर आएगा? 2 और 3, ठीक है। और x² - 6x + 5 का x बराबर, यहाँ मुझे हल्का कंफ्यूजन हो रहा है तो इसे भी सुधार कर लेता हूँ। x² + 5x + 6x + 5 ऐसा दिया है, ठीक है। तो x² + 5x + x में ये टूट जाएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करने आती तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। x + 5, इससे पहले भी मैंने क्वाड्रेटिक का लेक्चर डाला हुआ है, आप लोग वो जाके देखिए, ठीक है। x + 1 x + 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का 2 वैल्यू आएगा, -1 और -5, ठीक है। मैंने तो सोचा था एक ही नेगेटिव में आएगा लेकिन यहाँ दोनों आ गए, -1 और -5। तो -1 और -5, ठीक है, मतलब ये आ जाएगा। और यहाँ पे एक सुधार कर लीजिएगा, यहाँ ये नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन कर ही सकते हैं। आप लोग एक चीज़ यहाँ ऑब्जर्व कीजिएगा। ऑब्जर्व करने लायक क्या है? ऑब्जर्व करने लायक यहाँ ये है कि आप पॉजिटिव नंबर को देखिएगा। आप पॉजिटिव नंबर में उसका लास्ट वाला इस वाले नंबर को देख लीजिए। जैसे कि शुरू वाले क्वेश्चन पे आइए, पॉजिटिव नंबर के लिए लास्ट वाला उड़ा के पॉइंट से पहले जो भी रहता है उसको लिख दिया जाता है। इसमें आइए, इसके लास्ट वाला उड़ा के पॉइंट से पहले जो था 367 था उसको लिख दिया गया, ठीक है।
पॉइंट से पहले 4 था, 4 लिख दिया गया। तो आप लोग ऐसा एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 4 पॉजिटिव, 4 GIF of positive numbers, of 4 GIF of positive numbers। जैसे कि एक नंबर मान लीजिए x.yz दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस किसके बराबर हो जाएगा? x के। पॉइंट के बाद वाला हम लोग नहीं लेते हैं, पॉइंट के बाद वाला को हटा देंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस में। 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के लिए, ठीक है, नेगेटिव नंबर के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के लिए। जैसे मान लीजिए एक नेगेटिव नंबर है -x.yz, ठीक है, तो नेगेटिव नंबर का ऑब्जर्वेटरी क्या कहता है वो देखिए। और नेगेटिव नंबर के लिए लास्ट वाले को तो उड़ाएंगे, लेकिन लास्ट वाले में -1 एक और ऐड करेंगे, ठीक है, लास्ट वाले में -1 एक और ऐड करेंगे। अब -3 -1 -4 और लास्ट वाले को उड़ा कर -1 5, और कोई नेगेटिव नंबर नहीं। तो ऑब्जर्वेटरी तो ये कहता है कि लास्ट वाले को उड़ा के -x -1 करेंगे और फिर जो प्रोडक्ट आएगा वो उसका आंसर होगा। तो इस हिसाब से इस वाले क्वेश्चन को उठा लीजिए जरा। x² - x + 2, x² - x + 2 बराबर 0। तो x² - x + 2 बराबर 0 का आंसर मतलब क्या होगा? x² - x + 2 बराबर 0 का, x² - x + 2 बराबर 0 का मतलब अगर हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पूछ दिया, ठीक है, बराबर 0 हटा दीजिए अब यहाँ से, ठीक है। अगर हमको इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पूछ दिए तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला सबको पता है, b² - 4ac, ठीक है, 1 - 4 × 1 × 2, ठीक है, तो 1 - 8। ये कैसा आ रहा है? ये नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। और नेगेटिव नंबर का मतलब अब ये नेगेटिव नंबर का मतलब अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसा होता है? आप लोगों को पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नेगेटिव नंबर का कैसा होता है? नेगेटिव ऑफ -1। अब मान लीजिए ये है हमारा जो देगा x² - x + 2, ठीक है, इसमें हम -1 कर देंगे तो यह आ जाएगा x² - x + 3, यह आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। वो सॉल्यूशन था सॉल्व करके, ये सॉल्यूशन है हमारे ऑब्जर्वेशन पे, ठीक है, वो सॉल्यूशन था मतलब सॉल्व करके, ये सॉल्यूशन है हमारे ऑब्जर्वेशन पे। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, दोनों को बराबर नहीं समझ लीजिएगा। आगे आइए, दूसरा क्वाड्रेटिक क्या था? x² - 5x + 6, x² - 5x। अब देखिएगा क्या बोलता है, x² - 5x + 6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस पूछा है। तो x² - 5x + 6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पूछा है, तो हम लोग पहले इसका d निकालेंगे। यह आ जाएगा 25 - 4 ac, ठीक है, तो 25 - 24 यह आ जाएगा 1। ये कैसे आया? पॉजिटिव आया, ठीक है। और जब ये पॉजिटिव आया और जब यही चीज़ हमारा पॉजिटिव आ गया तो हम लोग क्या करेंगे? और जब ये चीज़ पॉजिटिव आया तो एज इट इज़ ये उतर जाएगा, क्योंकि यहाँ पॉइंट का कोई खेल है ही नहीं, ठीक है। तो जब पॉइंट का कोई खेल है नहीं तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारा ऑब्जर्वेटरी के हिसाब से क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे चलिए, x² + 6x + 5, x² + 6x + 5, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पूछा है, किस तरीके से निकालेंगे? d निकालेंगे, b² - 4ac। अब b² कितना आ गया? 36 - 4 a1, और c कितना है हमारे पास? 5। 36 - 20 ये कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है। और जैसे ही ये पॉजिटिव आया तो हम लोग का मतलब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारा ऑब्जर्वेटरी के हिसाब से क्या हो जाएगा? x² + 6x + 5, ठीक है। तो अब इसको जरा सॉल्व कीजिएगा तो वही आएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा ऑब्जर्वेटरी में एक ऑब्जेक्शन है, ठीक है। ऑब्जेक्शन को नोट कीजिएगा। ऑब्जेक्शन क्या है? 4 नेगेटिव नंबर्स पॉलिनोमियल अंडर
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस फॉर नेगेटिव नंबर पॉलिनोमियल अंडर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस बी चेंज्ड। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के लिए पॉलिनोमियल जो है वो अंदर चेंज हो जाता है, जिसके चक्कर में उसके रूट्स अलग अलग आएंगे, और रूट्स अलग अलग मतलब आएंगे तो वो मतलब कंसीडर करना सही नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने कहाँ लिखा था ये बात। अब यहाँ पे एक बात आप लोग ये लिख दीजिए, क्या नॉट वैलिड फॉर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉजिटिव वाला पॉलिनोमियल पे मतलब वैलिड है। आप लोग साथ साथ नोट मतलब बनाते चलिए, क्योंकि आप लोगों को जो नोट्स मिलेंगे वो बहुत ही अलग फॉर्मेट पे होंगे, तो आप लोग को वहाँ से कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का काम यही तक का था। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस आगे रिलेशन एंड फंक्शंस में आएंगे तो हम लोग फिर से मतलब उसे डील करेंगे। ठीक है, अब आता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस आपको समझ में आया। ये ग्राफी के ऊपर आपका पूरा खेल है। जितना भी हम लोगों ने काम किया ग्राफ से किया, आप लोगों ने देखा। ठीक है, जो भी ऑब्जर्वेशन ये सब निकाले सब ग्राफ से निकाला है। और अब आपका इतना तक तो क्लियर है कि हो सकता है कि रिलेशन एंड फंक्शंस में मैं यही लेक्चर फिर से अपलोड कर दूं एज अ रिकॉर्डेड फॉर्म। ठीक है, क्योंकि आपका कंसेप्ट यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का पूरा अच्छे से क्लियर हो चुका है। इससे ज़्यादा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस में आपको कुछ नहीं जानना है। आगे के रिलेशन फंक्शंस में मैं कुछ PYQs लाऊंगा, वो लेक्चर उस टाइम के नए होंगे। ठीक है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में यही लेक्चर आपको मिलेगा। ठीक है, और हो सकता है कि एक आध एडिशनल लेक्चर लग जाए मुझे कुछ PYQs करवाते में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, और हम लोगों का इस चैप्टर में कितने लेक्चर और बचे हैं, क्योंकि ये आज हमारा 6ठा लेक्चर है। तो आप लोगों के प्लानर के हिसाब से इसमें आपके 12 से 13 लेक्चर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी आपका मॉड्यूलस फंक्शंस पूरा बाकी है, पूरा का पूरा मॉड्यूलस फंक्शंस कवर करवाऊंगा। उसके बाद आप लोगों का मतलब और लॉगरिदम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लॉगरिदम के लिए वैसे तो मैंने सोचा कि अलग से चैप्टर लेने का, लेकिन देखता हूँ अगर इसी में हो गया तो ठीक है। क्योंकि लॉगरिदम के लिए अलग से चैप्टर मतलब कुल मिलाकर टाइम का बर्बादी ही होगा। इस पे एक से आधे लेक्चर में लॉगरिदम भी ख़त्म कर दूंगा, और लॉगरिदम ख़त्म करने के जस्ट बाद हम लोग एंटी लॉग पढ़ेंगे और सेट्स में घुस जाएंगे। ठीक है, और हाँ, और उसके बाद फिर आपका मतलब सीधा सीधा मतलब जैसा जैसे चैप्टर चलते जाता है आप लोगों का मेनली और ड्रॉपर बैच है ये जीत बैच। खैर तो आप लोगों का जिस टाइम सभी कोचिंग्स या इंस्टीट्यूट्स के सिलेबस स्टार्ट होने पे या फिर बैचेस ही लॉन्च हो रहे होंगे, उस टाइम आप लोग का सेट्स थ्योरी से हम लोग सीधा सीधा चलेंगे। ठीक है, और सेट्स थ्योरी से आप लोग का लेक्चर्स कम लगेगा, तो आप लोग का सिलेबस जल्दी ख़त्म होगा। सिलेबस जल्दी ख़त्म होगा तो हम लोग PYQs करेंगे, और कुछ बैकलॉग अगर हो जाएगा तो बीच में आपको 7 से 8 दिन का टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से कवर कर सकते हैं, और फिर आपको वहाँ रोज़ रोज़ मतलब लेक्चर भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा फॉर्मेट पूरा और लेक्चर शुरू से लेने का। और जो बच्चे लेट से ज्वाइन करेंगे तो इस बार तो खैर नहीं, लेकिन नेक्स्ट ईयर से यूट्यूब पे जीत बैच 2.0 भी लॉन्च होगा, तो उस टाइम से बच्चे और भी कर सकेंगे और फॉर JEE 2026। ठीक है, तो अभी मैं क्या समझाने वाला था, हाँ हेडिंग डालिएगा। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या कहता है, जितने भी प्रॉपर्टीज है GIF के अभी मैंने एक भी नहीं बताए हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसा नहीं सोचिएगा, ये सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूँ फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का। GIF और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस के प्रॉपर्टीज, उससे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ये सब आपका क्लियर नहीं हो रहा है, ये सब सिर्फ आपके बेसिक्स क्लियर हो रहे हैं। ठीक है,
ये फ्रैक्शनल पार्ट का सिंबल है, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो अगर हमको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स निकालने बोला गया, यानी कि एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, यही कारण था कि मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर पहले पढ़ाया था, ठीक है। तो आपका फ्रैक्शनल पार्ट कुछ इस तरीके का होता है। फ्रैक्शनल पार्ट में ज़्यादा टाइम देना भी बेवकूफ़ी है। टाइम पीरियड को तो देख के लग रहा है कि मॉड्यूलस फंक्शन आज स्टार्ट नहीं हो पाएगा। मॉड्यूलस फंक्शन नेक्स्ट टर्न के लिए ले लीजिए। आज एक नया फंक्शन इसमें करवा देता हूँ, सिग्नम फंक्शन, ठीक है। आपका एक ही लेक्चर में मॉड्यूल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस और सिग्नम और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस, ये तीनों कवर हो लेंगे, ठीक है। और जैसे ही तीनों कवर हो जाएंगे उसके बाद हम लोगों के लिए आसान होगा मॉड्यूलस फंक्शंस को कवर करना 2 लेक्चर में। 2 से 3 लेक्चर वहाँ पर भी लगेंगे। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ग्राफ देखिएगा, ग्राफ देखिएगा। ये कुछ इस तरीके से रहेगा, दिन आगे भी बढ़ेगा, ठीक है। एक सेकेंड, अच्छे से बना देता हूँ थोड़ा ग्राफ को। तो पहले तो हम लोग एक डॉटेड लाइन लेंगे, साथ साथ में आप लोग बनाते चलिए, दिक्कत आएगी नहीं तो बाद में। अरे यार ये कहाँ कहाँ क्लिक हो रहा है। y बराबर 1 का लाइन है ये, ठीक है। कलरफुल ग्राफ आप लोगों ने भी पहली बार देखा होगा। ठीक है, अभी ठीक कहाँ है, अभी तो पूरा ग्राफ ही बाकी है। ये 0 से यहाँ 1 पे, अरे बैक पर 0 से 1 पे, ठीक है। 1 से 2 पे, 2 से 3 पे, 3 से आगे, ठीक है। ये -1 से 0 पे, -2 पे 0 से, ठीक है। उसके बाद यहाँ से उठा लेंगे हम लोग पेन, ओपन इंटरवल सब जगह बनाते चल जाएंगे। दूसरा साइड क्लोज इंटरवल्स। तो ये होता है हमारा फ्रैक्शनल इंटीजर फंक्शंस का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। ग्राफ में समझाने लायक कुछ नहीं है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस और रिलेशन एंड फंक्शंस पे देखने को मिलेंगे आप लोगों को। सारे PYQs कराऊंगा, अभी उतना टाइम नहीं है, ठीक है। ये तो सिर्फ आपको दिक्कत आती थी इसलिए बता दिया। इस चीज़ को आप लोग एक याद रखिएगा। इसी पे टिकट का हुआ है पूरा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो गया। एक नया फंक्शन करा दे रहा हूँ। सिग्नम फंक्शन, आप लोगों को बेसिक मैथ्स के बारे में एक चीज़ बतानी है कि बेसिक मैथ्स में हमारा जो मतलब इंटरवल्स है वो 2 लेक्चर में कंप्लीट हो गया है। एक तो फर्स्ट लेक्चर में और एक थर्ड लेक्चर में। बस यही होता है कि पुराने वीडियोस में दिक्कत,
जो मतलब फर्स्ट लेक्चर था वो मैंने रिकॉर्डेड वाला में डाला था, जो कि पिछले साल जीत बैच का नहीं, पिछले साल मतलब यूट्यूब के लिए मैंने बनाया था, ठीक है। वो वाला वीडियो मतलब डाला था। और मतलब लेक्चर 3 मैंने वो वाला वीडियो डाला था जिसमें मैंने मतलब 2024 के बैचेस के लिए मैंने पढ़ाया था ड्रॉपर बैच में, ठीक है। और मतलब नेक्स्ट अगले दिन मैंने उसे अपलोड कर दिया, तो इसीलिए थोड़ा दिक्कत आ गई है उसमें। तो सिग्नम फंक्शन दिक्कत क्या है, मतलब एक ही टॉपिक दो दो बार कवर हो गया। जिन बच्चों को 1 में समझ में आया उनका 3 में रिवाइज हो गया, ठीक है। सिग्नम फंक्शन में 3 ही आउटपुट आते हैं। सिग्नम फंक्शंस का आउटपुट से दुश्मनी आप लोग ऐसे याद रखिए। क्या दुश्मनी हो सकती है, जरा सोचिए। इसका पूरा नंबर सिस्टम के साथ बनता नहीं है। इसका दोस्ती सिर्फ 3 ही के साथ है, -1, 0 और 1। आउटपुट जब भी देगा, इनपुट कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। इनपुट कोई भी रियल नंबर दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। मान लीजिए ये एक सिग्नम फंक्शन का बॉक्स है, अच्छे से समझा देता हूँ, चलिए। मान लीजिए ये एक बॉक्स है, किस चीज का बॉक्स है, सिग्नम फंक्शन का साइन होता है SGN, ठीक है। ये सिग्नम फंक्शन का बॉक्स है, ठीक है। इधर इधर से मान लीजिए कि कोई आउटपुट, इधर से मान लीजिए कि कोई इनपुट आ रहा है, ठीक है, और इधर से आउटपुट निकल रहा है, ठीक है। इधर से इनपुट आ रहा है और इधर से आउटपुट आ रहा है, ठीक है। और मान लीजिए कि अंदर एक ऑपरेटर बैठा हुआ है। इधर ये कौन है, ऑपरेटर। ऑपरेटर मतलब इलिटरेट है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको सिर्फ 3 ही अंक आते हैं, -1, 0 और 1, ठीक है। वो जब भी आउटपुट देता है -1, 0, 1 दे दो, चाहे आप उसको कोई भी नंबर दे दो, वो एक ही चीज़ बोलता है, -1, 0, 1, -1, 0, 1। जैसे कि आप लोग किसी बच्चे को देखे होंगे, और जब बच्चा नया नया सीखना बोलना सीखता है तो वो शुरू में हाँ या ना बोलता है, ठीक है। शुरू में तो खैर वो माँ बोलता है, उसका बात छोड़ दीजिए, ठीक है। शुरू में तो वो हाँ या ना बोलना सीखता है, ठीक है। अगर वो ना बोलना सीखता है तो उसको आप कुछ ही भी मतलब पूछ लीजिए, वो जवाब ना ही में देगा। और अगर वो शुरू में हाँ बोलना सीखता है तो उसका आप कुछ भी पूछ लीजिए, वो जवाब हाँ ही में देगा। उसी तरीके से ये 3 नंबर सिखा ही हुआ है, -1, 0, 1। इनपुट क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर x बिलोंगिंग्स टू r, लेकिन आउटपुट क्या होगा, आउटपुट वाला के लिए ऑपरेटर जो है अंदर छेड़छाड़ करता है और बोलता है कि भाई हम ही को तो 3 ही नंबर आता है, -1, 0, 1, इसके सिवाय हमारे पास कोई और नंबर नहीं आएगा, ठीक है। तो सिग्नम फंक्शन कुछ इस तरीके से आता है। तो चलिए सिग्नम फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं और लेक्चर के एंड की ओर बढ़ते हैं। 0, 1 और -1, ठीक है। ये देखिए ये ग्राफ किस तरीके से रहेगा। अगर कोई भी नेगेटिव नंबर हो तो आउटपुट क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। सिर्फ 0 के लिए ही आउटपुट 0 आएगा, ठीक है। और किसी भी पॉजिटिव नंबर के लिए आउटपुट 1 आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा सिग्नम फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। इस पे कुछ सवाल कर लेते हैं और लेक्चर को एंड करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल में सिग्नम फंक्शन, सॉरी, सिग्नम फंक्शन ऑफ x स्क्वायर। तो इधर हम लोग ध्यान देंगे, इधर मतलब
आपको इसका सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा? तो एक्स स्क्वायर के बारे में आप लोग ऐसे जानते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर, एनी नंबर का स्क्वायर, ठीक है, किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसा होता है? किसी भी नंबर का स्क्वायर, चाहे वो कोई भी नंबर हो, स्क्वायर हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। और अगर जीरो का मतलब पूछ दिया तो जीरो भी हो सकता है, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे होगा? पॉजिटिव होगा। जब किसी भी नंबर का स्क्वायर मतलब पॉजिटिव होगा, तो आप लोग एक चीज यहाँ नोट करके लिख लीजिए। फॉर एनी पॉजिटिव वैल्यू, किसी भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए, फॉर एनी पॉजिटिव वैल्यू, सिग्नम ऑफ सिग्नम ऑफ एनी नंबर, ठीक है, बराबर 1 4 0 4 0 4 4 0, ठीक है, स्पेशली जीरो के लिए, ठीक है, सिग्नम ऑफ जीरो, सिग्नम ऑफ जीरो, सिग्नम ऑफ जीरो किसके बराबर होगा? जीरो, ठीक है, निचोड़ है ये पूरा सिग्नम फंक्शन का। फॉर नेगेटिव वैल्यू, सिग्नम ऑफ एनी नंबर, ठीक है, एनी नंबर यहाँ पे कैसा होगा? नेगेटिव होगा। इसका कितना आएगा? -1, क्योंकि ये तीन ही आउटपुट जानता है, 0 1 -1, ठीक है। अब चलिए, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, आउटपुट 1, एक्स स्क्वायर -1, ठीक है, तो इसको चलिए थोड़ा पीछे करते हैं। सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर -1, सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर -1 क्या कहता है? सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर -1 कहता है, एक्स स्क्वायर -1 को खोल लीजिए, एक्स प्लस 1 एक्स -1 खोल सकते हैं ऐसा, एक्स स्क्वायर -1 के स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इधर देखिए, एक्स प्लस 1 का वैल्यू कितना आता है? -1, और इसका 1, टोटली ये कंबाइंड कितना है? टोटली कंबाइंड कैसे है? नेगेटिव नंबर की दौर पे। और जब ये नेगेटिव नंबर के दौर पे कंबाइंड है, क्योंकि -1 और 1 को इंटू करेंगे तो क्या आएगा? -1, ठीक है। और जब दो नेगेटिव नंबर के दौर पे ये कंबाइंड है, तो मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा? -1, ठीक है। एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 पे देख लीजिए, इरेज कर देते इस चीज को। सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6, ठीक है। सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 क्या कहता है? सिग्नम ऑफ, ठीक है, x-3 x-2, ये इसी तरह टूटेगा। सिग्नम ऑफ एक्स और सिग्नम ऑफ x-3 x-2, ये इसी तरह टूटेगा, ठीक है। तो x-3 x-2 का रूट आएगा 3 और ये आएगा 2, टोटल दोनों को इंटू भी करेंगे तो कैसा नंबर आएगा? पॉजिटिव नंबर आएगा। पॉजिटिव नंबर यानी सिग्नम किसी का कितना आ जाएगा? 1, ठीक है। अब आता है इधर ही देखिए, सिग्नम ऑफ -36.652, ठीक है, इसका कितना आ जाएगा? नेगेटिव नंबर है, आउटपुट -1 सीधा, ठीक है। और कोई मतलब सवाल ले लूँ जिससे आपको फंडा और क्लियर हो? चलिए आपका थोड़ा माइंड टेस्ट करता हूँ। सिग्नम ऑफ +93x5 प्लस 100 x4 प्लस 66 x³ प्लस 99 x², ठीक है, प्लस में 6x प्लस x, ठीक है। इस फंक्शन का सिग्नम कितना आएगा? जहाँ पे
इफ एक्स बराबर 0, ठीक है। दूसरा कंडीशन, इफ एक्स बराबर -1, ठीक है। और इफ एक्स बराबर 1, ठीक है। तो अब बताइए, और चौथा ले लीजिएगा, इफ एक्स बराबर 100। चलिए अब बताइए, ये क्वेश्चन आपका एक तरीके से आपका एडवांस का सवाल हो गया। एडवांस नहीं, एडवांस तो खैर बहुत ऊंचा लेवल चल गया। एक तरीके से आपका मेंस का सवाल हो गया। ये क्वेश्चन मैंने किसी बुक में देखा था, ठीक है। आप अभी तक ऐसा मान लीजिए कि मेंस के नज़र में नहीं आया है। जिस दिन आ गया उस दिन अधिकतर बच्चे छोड़ के आएंगे। तो जरा बताइए इसका आंसर कितना होगा। एक्स को 0 पुट करके देखिए। अच्छा रुकिए, मैं ही मतलब पहले रुक जाता हूँ। 5 गिनता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए। 5 4 3 2 1 0। चलिए अब मेरी बारी आ गई। ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। एक्स को 0 पुट करने पे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये ऑल्सो भी 0 हो जाएगा। कंबाइनली कितना हो जाएगा 0, ठीक है। और सिग्नम ऑफ 0 किसके बराबर होता है? सिग्नम ऑफ 0 किसके बराबर होता है? आप लोग याद कीजिए, सिग्नम ऑफ 0 किसके बराबर होता है? सिग्नम ऑफ 0 0 के बराबर होता है। ये हो गया इसका आंसर 1 का, ठीक है। -1 पुट कीजिए, -1, ये नेगेटिव, ठीक है। ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। भले ही सब नेगेटिव हो, भले ही सब ऐड हो रहा हो, लेकिन नंबर कैसा है? नेगेटिव। और जब सब नेगेटिव तो मतलब और टोटल कितना आएगा? नेगेटिव। तो सिग्नम ऑफ एनी नेगेटिव नंबर -1। अगर 1 पुट करेंगे तो सब में 1 और सब प्लस में है, ठीक है। कोई भी मतलब माइनस में नहीं कि हम चेक करें, ठीक है। तो इसका आउटपुट कितना आएगा? 1। 100 पुट करेंगे तो 100 पुट करेंगे तो आप लोग एक जनरल नॉलेज लगाइए कि जब सब प्लस में है तो आंसर पॉजिटिव ही नंबर आएगा, और जब पॉजिटिव ही नंबर आएगा तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। तो इस तरीके से सिग्नम फंक्शन आपका क्लियर हो गया दोस्तों। सिग्नम फंक्शन में इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते हम लोग। एक आप लोग अब एक चीज़ याद रखिएगा, नेक्स्ट टर्न मॉड्यूलस फंक्शन के संग, नेक्स्ट टर्न मॉड्यूलस फंक्शन के संग, ठीक है। आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग मॉड्यूलस फंक्शंस पहले कहीं से भी पढ़ के आइए, ठीक है। कहाँ से पढ़ें? यूट्यूब पे होते वीडियोस हैं, आप लोग एक बार देख के आइए, ठीक है। मॉड्यूलस फंक्शंस थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ठीक है। मॉड्यूलस फंक्शंस आप लोग यहाँ समझा तो मैं दूंगा, और अच्छे ही समझा दूंगा, लेकिन आप लोग पहले से कहीं पढ़े होंगे, आप लोग के दिमाग में थोड़ा इधर उधर का कचरा जमा होगा, ठीक है। उस पर एक ही बार मैं बार मार दूंगा तो ठीक रहेगा। तो आप लोग का वैसे क्या होगा कि अगर आप लोग कहीं अच्छा वीडियोस पढ़े होंगे तो आप लोग का रिकैप हो जाएगा, और कहीं बुरा वीडियोस पढ़े होंगे तो आप लोग ये चीज़ सीख जाएंगे कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होता है, ठीक है। और चलिए मैं आपको अपना प्लानर मतलब शेयर कर दूं। अभी मैं करेंट्री का नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं 1 फरवरी के बाद ही से मतलब ये चीज़ स्टार्ट होगा। ये मैं मोटा मोटी 1 फरवरी तक का है, क्योंकि 1 फरवरी का हमारा जेईई मेन प्री अटेम्प्ट क्लियर होगा। और जो भी बच्चे सोचेंगे जेईई मेंस के बारे में वो अप्रैल के बाद मई से ही सोचेंगे, ठीक है। तो हमारा सिलेबस तब तक में काफ़ी आगे होगा, ठीक है। और हम लोग फिर मतलब अभी जो बच्चे इसे पढ़ रहे हैं हम लोग रिवीजन लेक्चर ला के इसे कवर कर लेंगे, क्योंकि ये ड्रॉपर बैच का मतलब लेक्चर्स है, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा।
ड्रॉपर्स को सोचने के लिए टाइम नहीं रहता है, ठीक है। ड्रॉपर को जो करना होता है वो तुरंत करते हैं। आप लोग इतना जान लीजिए कि हम लोग किस हिसाब से चलेंगे। हम लोग शुरू में चैप्टर 1 करेंगे, चैप्टर, ठीक है। आखिरकार अच्छा से मैं इसे दे सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए अभी आप लोग ऐसे ही लीजिए, ठीक है। नेम, नंबर ऑफ लेक्चर, कंप्लीशन डेट, ठीक है। कंप्लीशन डेट को पूरा भी ब्लैंक छोड़िए। कितना लेक्चर लगेंगे, क्योंकि अभी मतलब मैं पुराने बैचेस के लिए भी मतलब क्लासेस ले रहा हूँ, तो हो सकती है कि अभी इस शेड्यूल को पूरा तरीके से फुलफिल ना किया जा सके, ठीक है। इधर आता है बेसिक मैथ्स हमारा पहले लेक्चर पे, जिसमें 13 लेक्चर्स मैक्सिमम जाएंगे, मिनिमम जाएंगे यानी, ठीक है। लॉक करवाऊंगा कितने लेक्चर्स में, 4 लेक्चर्स में, 4 लेक्चर उसका ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेट सी तक का भी बात करेंगे, सेट्स करवाऊंगा, ठीक है। सेट्स करवाऊंगा, सेट्स में कितने लेक्चर्स लूँगा, सेट्स में वैसे तो 4 लेक्चर में हो जाएंगे, लेकिन 5 लेक्चर लेके चलते हैं, ठीक है। इधर देख लीजिए कितने लेक्चर हो गए, 5 4 9 और 13, 10 11 12, 12 और 10, 22 लेक्चर, ठीक है। 22 दिन का शेड्यूल हम लोगों ने यहाँ तय कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या हमारा स्टार्ट होगा, उसके बाद भी जान लीजिए, अभी मैं उसका प्लानर नहीं बना रहा हूँ। उसके बाद हम लोग रिलेशन स्टार्ट करेंगे, रिलेशन के कम से कम 5 लेक्चर, फंक्शन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फंक्शंस में 8 लेक्चर मान के चलते हैं, 10 ले लेते हैं मोटा मोटी से, क्योंकि फंक्शंस 12 चैप्टर है, ठीक है। रिलेशन फंक्शंस हो जाएगा, ट्रिगो करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में 10 लेक्चर, 10 खैर ज़्यादा बोल दिया, लेकिन कोई बात नहीं, 10 और लगेंगे। इन्वर्स ट्रिगो फंक्शंस करेंगे, इन्वर्स ट्रिगो फंक्शंस में 5 लेक्चर, ठीक है। 5 तो प्रॉपर्टी ही है, 7 लेक्चर, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और जितने लेक्चर्स लगेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे पीएनसी, बायोनॉमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, इस तरीके से हम लोग अपना पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए तैयार रहिएगा। कुल मिला के आपका मोटा मोटी अक्टूबर या मिड नवंबर तक सिलेबस खत्म हो जाएगा, लास्ट अक्टूबर या मिड नवंबर तक। और ढंग से सब चलते रहा तो उससे पहले हो सकता है सितंबर के मिड में ही ख़त्म हो जाएगा। कोशिश तो रहेगा सितंबर के मिड के, क्योंकि उसके बाद हम लोगों को दिक्कत नहीं होगी। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मचाते रहिए। अच्छा हाँ, और एक चीज़ नहीं भूलिएगा, काफ़ी बच्चों ने ये कल नहीं की थी। डीपीपीज कहाँ मिलेगी? इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे क्या आईडी है? टेक्नो सक्सेस 01। सर लेकिन मैं तो इंस्टाग्राम यूज़ ही नहीं करता। टेलीग्राम का नाम सुना है? बस टेलीग्राम पे पहुंच जाइएगा और यही चीज़ सर्च मारिएगा। टेक्नो सक्सेस 01, ठीक है। आप लोग वहाँ से डीपीपी कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मचाते रहिए। मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में। टाटा बाय बाय।